हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। देखो यार, हम लोग जैसे कि हमारे जो सारे एग्जाम्स लाइनअप है, चाहे हम लोग का सीजीएल हो, सीजीएल की तो डेट आ गई है, 1 से 14 या 13 के बीच में सारे पढ़ेंगे दिसंबर में। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट आज, एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं 13 को और 19 को और 12 में पेपर लगे हुए। एफसीआई का पेपर जनवरी में लगा हुआ है। जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जीडी का भी एग्जाम आपका है। देखो, एक टॉपिक हमारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। देखो एक्चुअली पहले क्या था, ये जो टॉपिक था वो सिर्फ बैंकिंग पूछती थी, लेकिन इस टॉपिक की खूबसूरती की वजह से, इस टॉपिक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से आपका चाहे एसएससी के सीजीएल हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एफसीआई हो, हर कोई इसको पूछना शुरू कर दे यार। देखो, आज का हमारा जो पार्ट 1 है सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें हम एक्चुअली क्वेश्चंस में भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारे बारीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट की और पजल की सारी सीरीज देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स लेवल, क्योंकि हम लोग बोर्ड प्रीलिम्स वाली बता सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन तुम्हें ही पता है कि जो पजल और सिटिंग होता है काफी बड़े होते हैं। तो अब उतने बड़े बोर्ड के क्वेश्चंस को लिखना बोर्ड पे तो ऑब्वियस बात है, पॉसिबल नहीं है। बट मैं फिर भी अपनी पूरी मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज कन्वे की जा सके, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग आज दो बातें करेंगे। पहली क्या बात करेंगे, हम लोग शुरुआत करें सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। मतलब कि कुछ लोग होंगे, उन्हें बैठाना है, अरेंज करना है। कोई मेज में बैठ रहा होगा, कोई सर्कुलर मेज पे बैठ रहा होगा, कोई स्ट्रेट लाइन पे बैठ रहा होगा, कोई ट्रायंगुलर पे बैठ रहा होगा। तो कौन कहाँ कहाँ कैसे में बैठ सकता है उसकी बातें करेंगे। डायरेक्शन की बातें करेंगे, डायरेक्शन का क्या फर्क पड़ता है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो आपको एग्जाम में कहते हैं ना कि आंखें जो होती है वो वहीं पे फोकस करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, मुझे लगता है मुश्किल से 4 से 5 ऐसी पॉइंट्स होंगे जिनको मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप आराम से इन पे फोकस कर ले जाओगे। पहली बात तो देखो ये होती है क्लोज फिगर। हमारे जो फिगर होते हैं बेसिकली, इसमें अगर हम लोग लाइन को एक्सेप्ट कर दे, लाइन को छोड़ दे, तो जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं बेसिकली हमारे किस पे किए जाते हैं, वो हमारे क्लोज्ड फिगर पे करते हैं। किस किस पे करते हैं, सर्किल पे हमारा बैठाया जाता है, ठीक है। सर्किल में बैठाया जाता है। सर्किल के बाद हम लोग स्क्वायर पे बैठाते हैं। अभी तुमको मैं एक बात और ऐसे बताने वाला हूं, वो बात क्यों पता है, वो बात जो होती है वो बेसिकली दिमाग पे प्रेशर बढ़ाने के लिए आती है। देखना क्या आती है, आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में मॉक या फिर आप देते हो, मॉक टेस्ट देते हो तो सही महसूस किया होगा। एक ये हो गया और एक आपका रेक्टेंगल हो गया। और एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है। देखो, ये 5 हमारे फिगर है जिसपे बेसिकली ज्यादातर मोस्ट ऑफ केस, बाकी कभी कभी एग्जाम्स में पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन भी आता है, बट मेनली जो हमारे प्राइमरली जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में जो फिगर्स आते हैं वही आते हैं। सर्किल जो होता है उसमें ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर 8 लोगों को बैठाने की बात की जाती है। इस तरह आप 8 लोगों को आमने सामने बैठा सकते हो, ठीक है। ज्यादातर जो होता है मैं वो बात बताऊंगा, फिर जो नहीं होता है फिर वो बताएंगे। ज्यादातर 8 लोगों को बैठाया जाता है और आप 8 लोगों को ऐसे बैठा सकते हैं। डायरेक्शन की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, डायरेक्शन की बात हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद करेंगे। स्क्वायर की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा ज्यादातर 99.9% में हमेशा ये बात कही जाती है कि 4 लोग जो है वो स्क्वायर के यानी वर्ग के कॉर्नर से बैठे हैं, और जो बचे हुए रेस्ट 4 लोग हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इनके जो साइड से बचे, साइड्स के मिडिल में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसको इंपॉर्टेंट में मार लो। इंपॉर्टेंट में इसलिए मार दो कि पता है बाकी सब में आप 8-8 बैठा सकते हो, इसमें बैठाने के लिए 6 ही ऑप्शन है। 8 बनते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में 6 ही बनते हैं। और जब आपका ये आता है, अगर हमारा क्लरिकल लेवल का एग्जाम है या फिर जैसे जीडी लेवल के एग्जाम होगा तो चलो बिना किसी वेरिएबल के आ जाता है। जैसे अगर हमारा बैंक में पीओ एग्जाम्स में आएगा या फिर सीजीएल में भी अगर आ जाता है, अगर एक से ज्यादा, एक क्वेश्चन में ज्यादा नंबर का आएगा तो एक वेरिएबल के साथ आएगा। इसमें हम लोग कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, कॉर्नर पे बैठा सकते हैं। 3 यहाँ बैठा लिए, बाकी हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं।
सबका स्क्रीनशॉट ले लिख के रख लेना अपने पास, क्योंकि जब हमारे पास रैंडम अगर मान लो ट्रायंगल आ जाता है उसमें कहा 6 लोग को बैठा जाता है, पता है मैं ये नहीं कह रहा कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ कौन कहाँ कहाँ बैठा है, बट अगर तुमको जो माइंड में चीज क्लियर होती है ना, बस एक बार दिमाग फटाफट आंखों पे स्किम कर दे, देख लिया कहाँ बैठा है, कॉर्नर बैठा है, मिडिल बैठा है, फिट। इतने बड़े पजल में मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारा इतना बड़ा पजल का आया है, उसमें इतना इंस्ट्रक्शन होता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन पता ही नहीं होता, तो फिर हम लोग पूरा पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा होता है। दूसरा हमारा रेक्टेंगल, आयत में भी हम लोग कॉर्नर में बैठेंगे 4 और बाकी जो है वो हमारे मिडिल साइड में बैठेंगे। इसका एक और सिनेरियो बनता है जो आजकल पूछा जाने लगा ना, पहले नहीं पूछते थे। क्या पूछ रहे हैं देखो, कराते क्या है कि वो साइड्स पे कॉर्नर बैठाते नहीं, बट जो हमारी लेंथ होती है रेक्टेंगल में, जो बड़ी वाली साइड्स होती है उस पर 2-2 बैठा देते हैं, और जो छोटी वाली साइड्स होती है जो हमारी विड्थ होती है उस पर हमारे वो 1-1 बैठा देते हैं। तो ये भी इस समय एक न्यूली पैटर्न निकल के सामने आया है। और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हमारा, हमने से मैंने कहा था कि बाकी सारे क्लोज फिगर होते हैं, लेकिन जो हमारी लाइन होती है वो ओपन फिगर है। इसमें क्या करते हैं कि ये लोग दोनों साइड से क्या करते हैं, बैठा सकते हैं। अब इसमें लाइन की एक अच्छी बात ये होती है कि आप अनसर्टेन बैठा सकते हो, मतलब कि आप कितने भी लोगों को बैठा सकते हो। वो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं तो अनसर्टेन की बात करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में 7 लोग या 8 लोगों को बैठाने की बात की जाती है। इसका जल्दी के साथ फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीजें दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए कि फिगर पे कौन कहाँ बैठ सकता है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होता कि फिगर पे कौन कहाँ बैठ सकता है तो समस्या करता है। ये चीज कर लो, फिर मैं इसके बाद आगे तुम्हें डायरेक्शन की बात बता दूं। लिया ओके, देखो डायरेक्शन की बात तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे मैं तुम्हें, हम लोग का एक वीडियो मैंने डाला था, उसके दोनों पार्ट डाला, डायरेक्शन और डिस्टेंस का। वहां मैंने तुमको एक बात बताई थी नॉर्थ फेसिंग की और साउथ फेसिंग की। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे दोनों पार्ट का, वो वीडियो भी देख लेना। डायरेक्शन डिस्टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। देखो अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहा है और कोई साउथ फेस कर रहा है, अगर एरो हमारा अपवर्ड है मतलब ऊपर की दिशा में है तो वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा एरो जो है वो डाउनवर्ड है तो वो हमारा साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि बात सारी बातें डायरेक्शन डिस्टेंस में अच्छे से डिटेल में बताई थी मैंने। नॉर्थ, अगर हमारा एरो अपवर्ड होगा तो वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हमारा एरो डाउनवर्ड होगा तो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमारा एरो अपवर्ड होगा यानी अगर नॉर्थ फेसिंग होगा, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो जो मेरा राइट होगा वो राइट की तरफ वर्क करेगा फिगर में भी, क्वेश्चन में भी, और मेरा जो लेफ्ट होगा वो एज अ लेफ्ट उनके में वर्क करेगा। यानी अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो मेरा राइट इसके लिए भी एज अ राइट होगा और मेरा लेफ्ट इसके लिए भी लेफ्ट होगा। राइट को हिंदी में दाया कहते हैं और लेफ्ट को हिंदी में बाया कहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। तो नॉर्थ का मतलब हिंदी में उत्तर होता है और साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं। इस चीज को हिंदी में मैं लिख दूं, इसको हम लोग उत्तर कहते हैं और इसको दक्षिण कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारा सपोज मान लो कि जैसे मैं हूं, मान लो कि मैं मानने के लिए कह रहा हूं, मान लो लेट कर लो कि मेरा जो इस समय फेस है वो साउथ की तरफ है। अगर मैं साउथ को फेस कर रहा होता तो जो मेरा राइट हैंड है वो एज अ लेफ्ट की तरह ट्रीट होता और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो एज अ राइट की तरह ट्रीट होता। अगर हमसे कहा जाता कि मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूं और मुझसे कहा जाए कि अपने मुझे लेफ्ट में एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ना है, तो मैं इधर साइड एक कदम छोड़ के और आगे शिफ्ट होता। तो अगर एक बात फिर से सुन लो, अगर मेरा फेस साउथ की तरफ करेगा तो मेरा जो राइट होगा वो एज अ लेफ्ट की तरह ट्रीट होगा और मेरा जो लेफ्ट होगा वो एज अ राइट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्थ की तरफ मेरा फेस होगा तो मेरा राइट की तरफ ट्रीट होगा क्वेश्चन में भी, और मेरा जो लेफ्ट होगा वो एज अ लेफ्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। साउथ फेस कर रहा है तो मेरा राइट जो हो जाएगा वो एज अ लेफ्ट हो जाएगा और मेरा राइट जो होगा, मेरा जो लेफ्ट होगा वो एज अ राइट की तरह ट्रीट हो जाएगा। इस बात का फटाक से स्क्रीनशॉट ले ही लो, क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता है तो समस्या बहुत ज्यादा है। फिर हमें ये चीज पता होनी ही होनी चाहिए।
क्योंकि डायरेक्शन की और फिगर पे किसको कहाँ प्लॉट करना है, कहाँ पे किसको बैठाना है, ये हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, करे ओके, इसका शॉट लिया। देखो अब इसके बाद में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज सिटिंग अरेंजमेंट की पैराग्राफ्स में, यानी जो हमारी वर्बल रीजनिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा किया जाएगा, और उन वर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे कि देखो, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। अगर मान लो क्या दिया जाए, चलो हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, सीधी रेखा की बात करते हैं। अगर मान लो स्टेटमेंट में लिखा होता कि ए इज द ओनली नेबर ऑफ बी, हिंदी में कहेंगे कि ए अगर बी का केवल पड़ोसी है, इसका मतलब क्या है। मान लो जैसे कि मैं बी हूं, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए इज द ओनली नेबर ऑफ बी। अगर मान लो मेरा नाम ऐसे बी है, नवनीत नहीं, मान लो मेरा नाम बी है, और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में कहा है कि ए जो है वो सिर्फ मेरा पड़ोसी है, तो इसका मतलब पता क्या है, ए या तो मेरे लेफ्ट में होगा या तो मेरे राइट में होगा, लेकिन उसके इधर उधर और कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा पड़ोसी है, उसका संबंध खाली मेरे साथ है। और समझ लो, मान लो मेरी लुगाई है, मेरी बीवी है, तो उसका संबंध खाली हमसे होगा, ऊपर होकर नहीं बतियाएगी। समझे बात को। स्टेटमेंट में देखो, मान लो यहाँ पे 6 लोग बैठे होते हैं, चलो 5 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, ए इज द ओनली नेबर ऑफ बी, ये कहने का मेरे सेंस है। अब ए इधर भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन में भी कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है। ए जो है वो सिर्फ बी का पड़ोसी है, बी बाकियों का पड़ोसी हो सकता है, लेकिन ए किसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। और इस स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट पे टिक कर लो, तुम मॉक दो, पेपर अभी देके आना, चाहे तुम जीटी का दोगे, अभी 1 से 13 के बीच में एसएससी के पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर नहीं पता होता है तो हमें नहीं समझ में आता कि ए इज द ओनली नेबर ऑफ बी का क्या मतलब है। एक इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि जब भी ये बात सेंटेंस में लिखी होगी कि ए जो है या फिर कोई भी एलिमेंट है जो सिर्फ इसका पड़ोसी है, इसका मतलब है कि वो जो होगा वो सिर्फ इसके एडजेसेंट में होगा, हिंदी में कहेंगे उसके सिर्फ संगत में बैठा होगा, सिर्फ उसके ही आजू या बाजू, लेफ्ट या राइट में बैठा होगा। ठीक है, आजू या बाजू, हाँ ठीक है, आजू या बाजू में बैठा होगा, राजू ओके ठीक है, तो उसके आज लेफ्ट या राइट में बैठा होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब दूसरा एक सुन लो, देखो यार, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को लिखने में एक्चुअली जो हमारे मैं बोल सही रहा था, लेकिन एक्चुअली लिख मैंने एलिमेंट को उल्टा दिया था। सेंटेंस हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, बी इज द ओनली नेबर, या फिर ओनली नेबर, वैसे ओनली बोलते कुछ लोग, बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, बी जो है एक का इकलौता पड़ोसी है, यानी इसके अलावा, यानी बी के अलावा ए का और कोई पड़ोसी नहीं होगा। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो बी है वो सिर्फ इकलौता पड़ोसी है ए का, और बी के सिवा और कोई पड़ोसी ए का नहीं है। अब डायरेक्शन जो भी होती है उसके साथ भी हम डिसाइड करते हैं, बट डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही, तो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर ए इधर हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर ए इधर हो सकता है तो ए उधर भी हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी पे भी हम चर्चा करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है। ठीक है, अगर मान लो उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, तो बी जो है वो एक इकलौता पड़ोसी है, पहला स्टेटमेंट होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है आज के समय में काफी ट्रेंड में चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। दूसरा जो स्टेटमेंट काफी ट्रेंड में चल रहा है, अवे का, देखो बताते हैं क्या चीज है। अगर तुम्हारे एग्जाम्स में 1 नंबर में पजल आएगी या फिर एक क्वेश्चन पजल का आएगा, तो ये स्टेटमेंट सरल पजल को कैसे कठिन किया जाता है वो सुनना। खाली यहाँ पे नॉलेज की बात है कि बात आपको पता है कि नहीं पता है। जैसे मान लो क्या दिया जाए, इज 2 places away from Z। हिंदी में वो लिखा गया है कि A जो है वो Z से 2 स्थान दूर है, लेफ्ट में दूर है कि राइट में दूर है वो सब कुछ नहीं लिखा गया है, कि बस इतना लिखा गया है कि A जो है
वो जेड से 2 स्थान दूर है। देखो जब भी तुम्हें ये इस तरह की वर्डिंग लिखी हो 2 प्लेसेस अवे वाली, जितना भी लिखा होगा उससे एक कम करके गैप होता है हमेशा। जितना भी लिखा हो उससे हमेशा एक कम करके गैप होता है। देखो A is 2 places away of Z। A जो है Z से 2 places away है, पहला स्थान दूसरा स्थान, इसलिए 2 places बोलते हैं। अगर 2 places कहा जाएगा तो गैप ऑफ 1, अगर 3 places कहा जाएगा गैप ऑफ 2, अगर 4 places कहा जाएगा गैप ऑफ 3। जितना भी कहा जाएगा कि इतने स्टेप दूर है। अगर मान लो क्या दिया जाए कि मैं अपनी सफलता के सिर्फ 2 कदम दूर हूं, तो इसका मतलब है कि मात्र मैं 1 कदम दूर हूं। ठीक है, तो जितने प्लेसेस का आपको अवे कहा जाएगा, जितने प्लेसेस आपको दूर कहा जाएगा, जो गैप होगा वो सिर्फ इतने का होगा, उससे सिर्फ 1 का होगा। तो जेड जो हो जाएगा, जेड और ए के बीच में गैप कितने का होगा? 1 का होगा। डायरेक्शन पता नहीं है इसलिए जेड के वो इधर राइट में भी हो सकता है, जेड के वो लेफ्ट में भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप मन करे लिखने का तो लिख लेना सीधा दिमाग में, अगर तुमको लगता है कि तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग की कैपेबिलिटी होती है, इधर दिखा तो सीधा फटाक दिमाग में उतार लिया, दिमाग में बसा है। अगर वो कैपेबिलिटी है तो वो सबसे बेहतरीन है, नहीं है तो इस चीज को लिख लेना। क्योंकि ये जो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे ना, वो तुम्हारी स्पीड को क्या करेंगे, फर्दर भाषा में रोकेंगे, तो वहां पे तुम्हें इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। ठीक है, और चलो पॉसिबिलिटी की हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो वर्ड्स आएंगे हमारे, एक वर्ड अच्छा और समझ सीख लो। एक वर्ड जो होता है हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में हम लोग इसको, एक वर्ड हमारा इमीडिएट का होता है या फिर जस्ट। सर इमीडिएट हिंदी में कहेंगे तत्काल। ओके, तत्काल इस जगह से तुरंत इसकी हिंदी होगी। तुरंत, ओके तुरंत, चलो ठीक है भैया, माफ करेंगे थोड़ा सा हमारी हिंदी कमजोर है। तत्काल, ओके। देखो सेंस बात यह आएगी कि अगर सेंटेंस लिखा होता कि M इज नियबर ऑफ O, M इज जस्ट नियबर ऑफ, यहाँ पे जस्ट ऐड कर लो या मेन को जस्ट ही, जस्ट या फिर इमीडिएट वर्ड लिखा होता हिंदी में, वैसे आप ऐसे लिखा कि तुरंत या फिर तत्काल लिखा होता कि M जो है वो A का तुरंत का पड़ोसी है या फिर तत्काल का पड़ोसी है या फिर संगत पड़ोसी है। इसका मतलब पता क्या होता है कि मेरे जस्ट बगल में, यानी मेरे जस्ट लेफ्ट में या फिर जस्ट मेरे राइट में कोई हमारा जो पड़ोसी, इसकी बात की जा रही होगी। M इज जस्ट नेबर ऑफ O, यानी O का जस्ट पड़ोसी कौन है? M है। अब वो लेफ्ट में है कि राइट में है वो तो क्वेश्चन ने नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है। अच्छा मैं मुझे बात बताओ, क्या तुमको ये बात समझ में आ रही कि मैं 2-2 पॉसिबिलिटी जो बना देता हूँ इसका क्या मतलब है? जब तक क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्शन क्लियर नहीं करेगा, तुम्हें अपने आप ये बात बिल्कुल नहीं सोच लेनी है कि M उसके राइट में बैठा होगा। ये बात तब तक बिल्कुल मत सोच लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी शब्द का यही खेल होता है। अभी मैं एक छोटी सी पजल का बनाऊंगा नहीं, सिर्फ एक तुमको स्पेसिमेन दूंगा, एग्जांपल दूंगा कि पॉसिबिलिटी चीज क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से वर्ड थे। अब हमें पॉसिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी के बिना तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया चाहे पजल हो गया, इनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, बन ही नहीं सकते। तो पॉसिबिलिटी चीज क्या होती है? पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावनाएं, पॉसिबिलिटी हिंदी में कहते हैं संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो चीज हो सकती है उस चीज को पॉसिबिलिटी बोलते हैं। मान लो कह दिया जाए कि मेरा जो आने, या फिर एग्जाम की बात करें, चलो मॉक की बात कर लेते हैं कि कल मैं जो मॉक दूंगा उसमें मेरे 100 में 95 नंबर आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि 95 आ भी सकते हैं। हो सकता है यार, मान लो कि कल मैं सर दर्द कर रहा हूँ या फिर मॉक डिफिकल्ट हो या फिर हमसे ना क्वेश्चन बने, हो सकता है एग्जाम अच्छा ना भी हो या मॉक अच्छा ना भी हो। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो चीज हो भी सकती है और जो चीज नहीं भी हो सकती है। अब देखो मैंने इसमें एग्जांपल की बात की है। मान लो कि देयर इज अ बिल्डिंग, इट कंटेन्स 5 फ्लोर्स,
बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 5। देखो एक हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, वो 5 फ्लोर की है, जिसका जो बॉटम मोस्ट यानी जो सबसे नीचे वाला जो तल होता है, फ्लोर होता है, वो फ्लोर 1 है, और जो सबसे टॉप मोस्ट होता है वो हमारा टॉप क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। क्वेश्चन ने बताया कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं तुमको, जो मुझे पॉसिबिलिटी की बात बतानी मुझे वो बताना है। मान लो क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने कह दिया होता कि जो बी है वो एक विषम अभाज्य संख्या है, कि जो तल है उस पे बैठा हुआ है। जो हमारा बी है वो एक विषम अभाज्य मतलब ऑड प्राइम नंबर जो होगा, फ्लोर होगा, उसके ऊपर बैठा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या इसमें पहले प्राइम समझ में आ रहा है? प्राइम क्या होता है वो समझ में आ रहा है? प्राइम ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक या तो वो खुद नंबर, ठीक है, वो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, ऑड प्राइम की बात की थी। किसकी बात की थी? ऑड प्राइम नंबर की। हिंदी में इसे कहते हैं विषम अभाज्य संख्याएं। तो 5 भी है और 3 भी है, तो तुम्हारा दिमाग को तुरंत कहना चाहिए कि जो बी है वो 3 पे भी हो सकता है, वो 5 पे भी हो सकता है। अगर तुमने सिर्फ इतना किया, गलत भाई, 5 पे भी तो हो सकता है, 5 भी तो ऑड प्राइम नंबर। अगर मान लो उसने सिर्फ इतना कहा होता कि प्राइम में बैठा है, तो 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे माइंड को स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद ये बातें मन से निकलनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मान लो कि तुम उसके बाद तुमने बी को यहाँ पे रख लिया, एक पॉसिबिलिटी में तुमने बी को यहाँ रख लिया। उसके बाद मान लो क्वेश्चन क्या रहता कि सी जो है वो बी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, यहां तुम क्लियर हो जाते। मान लो क्वेश्चन क्या रहता है कि सी जो है वो बी के जस्ट ऊपर बैठा है। जस्ट का मतलब क्या होता है, संगत में जस्ट ऊपर बैठा है, यानी गैप कोई नहीं होगा। अब बी के ऊपर तुम्हें जस्ट क्या लाना है, सी लाना है। यहाँ ऊपर जगह है नहीं है, बस खत्म पॉसिबिलिटी, यहाँ से ये कट हो जाएगी, यहाँ पे सी सेट कर लेना। तो पॉसिबिलिटी 3 बातें में क्या सीखी? पहली बात, कौन कौन से फिगर होते हैं, फिगर पे मोस्ट ऑफ केसेस में कहाँ पे क्या प्लॉट होता है, एक हमने ये बात सीखी। दूसरी हम लोगों ने नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग डायरेक्शन की बात सीखी। नॉर्थ होगा तो राइट और लेफ्ट करेगा, और साउथ होगा तो डायरेक्शन हमारे अपोजिट हो जाएंगी। तीसरी हम लोगों ने कुछ हमारे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जो पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में आते रहते हैं, तीसरा वो सीखा। चौथी बात हम लोगों ने पॉसिबिलिटी की सीखी कि पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है। और पांचवी बात जो मैंने लास्ट में रोक के रखी थी, कहाँ ये दे दे चूरन, देखो मान लो एक सर्किल है, ठीक है, अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुम क्वेश्चन आराम से बना ले जाओ, तो पता हो क्या करेगा, इसमें 8 लोग को बैठाएगा, क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दिमाग सेट होता है फटाक से 8 लोगों को बैठाने के लिए। अगर वो चाहता है कि तुम अपना 2.5 मिनट बर्बाद करो, तो पता क्या करेगा, एक बंदा गायब, 7 लोग बैठा देगा। लेकिन दिमाग इतना उस समय ये होता है ना कि जल्द ज्यादा लपेट लें क्वेश्चन, फटाक से 8 क्वेश्चन घसीट दिए। अगर उसने यहाँ पे 7 किया होता तो समस्या, तब तो चलेगा, पकड़ भी ले लोगे। अगर उसने गलती से 9 कर दिया तो अत्यधिक समस्या, कि बहुत देर तक पॉसिबिलिटी चलती रहती है उनके अकॉर्डिंग, पता चले तुम्हारा पूरा बनना तो लास्ट में स्टेटमेंट फंस के जाके, अब तुम बैठे सोच रहे हो अरे यार कहाँ फंस गए, तब दिमाग आ रहा है कि भाई 9 बैठाने थे, पता चले तुमने अपने 3 मिनट वेस्ट कर दिए और 1 मिनट एक भी नंबर का आउटपुट निकल के नहीं आया। तो ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जिन जिन बातों फोकस करना है, पहली बात पे ये फोकस कर लो कि किस हमारे बात में बैठा है। पता है सर्किल बैठा है, रेक्टेंगल बनाए बैठे हो, तो किस फिगर में बैठाना है, एक इस पे फोकस करना है, कितने लोगों को बैठाना है इसमें फोकस करना है, और तीसरी सबसे मेन चीज, नॉर्थ देख रहा है कि साउथ देख रहा है, इस पे फोकस करना है। इन 3 बातों पे फोकस कर लेना, इसके बाद हम लोग करेंगे। देखो इस सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 हम लोग कल लाएंगे, और हमारे हम लोग कम से कम मान चलो 3 क्वेश्चन तो करेंगे यार। एक हम लोग कर लेंगे जिसमें हमारा नॉर्थ फेस कर रहा होगा, एक साउथ फेसिंग का कर लेंगे, और एक वर्स्ट केस के लिए जब तुम्हारा मान दिन खराब हो कि वो नॉर्थ और साउथ दोनों को मिक्स फेस करा रहा होगा, हम लोग उस पर बातें कर लेंगे, ठीक है। तो अगर भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को कंटिन्यू करना है।
और उसके बाद भाई धमाकेदार थोड़ा शेयर करो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे यार तुम लोग, क्या बात हो गई। तो सब्सक्राइबर बढ़वाओ, व्यूज की रीच बढ़ाओ यार। सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह कौन बढ़ाता है सिर्फ बोर्ड पे बना बना के, तो ये काफी कठिन काम है इतना कुछ लिखना, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।